हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना अकेडमी। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, उनको मैं थैंक यू करना चाहता हूं। बिकॉज आप ही के पॉजिटिव कमेंट्स और लाइक की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूं। तो जब मैं अपने कमेंट्स देख रहा था तो उनमें से किसी एक का कमेंट्स आया था जिनका नाम है अजय सिंह। उन्होंने मुझे कहा था कि आप एक्सरसाइज 1B के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर दीजिए। तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने 1A के क्वेश्चन डिस्कस किए थे और मैंने इनको प्रॉमिस किया था कि जो नेक्स्ट मेरी वीडियो आएगी उसमें 1B के जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस करूंगा। तो आज के लेक्चर के अंदर मैं यही करने वाला हूं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, डिफाइन द टर्म सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। तो देखिए, मैंने आपको एक बड़ा अच्छा इसका एग्जांपल दिया था। मैंने कहा था कि मान लीजिए कि मेरे पास एक प्लैंक है। ठीक है, तो ये है मेरे पास प्लैंक और इसको मैं किसी पॉइंट पे क्या कर देता हूँ, बैलेंस कर देता हूँ। तो ये हमारा पिवट पॉइंट है। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड में मान लो यहाँ पे एक पार्टिकल है, मान लेते हैं P, और उसका जो वेट है उस पार्टिकल का डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल है दैट विल प्रोड्यूस अ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो उतनी ही दूरी पे मान लेते हैं कि सेम मास का पार्टिकल है और उसका वेट भी एक्ट करेगा डाउनवर्ड, लेकिन वो प्रोड्यूस करेगा एक क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, तो अगर ये दोनों पार्टिकल का मास सेम है, अगर इनका डिस्टेंस सेम है फ्रॉम द पिवट पॉइंट, तो नेट टॉर्क इन दो पार्टिकल्स का क्या हो जाएगा, जीरो। तो उसी तरह यहाँ पे और भी अगर पार्टिकल्स होंगे तो विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर भी उतने ही पार्टिकल्स होंगे विद द सेम मास, जो कि एक काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क को प्रोड्यूस करेगा। सच दैट कि एक मुझे ऐसा पॉइंट चाहिए था कि जिसके विद रिस्पेक्ट टू जो बाकी पार्टिकल्स आपके पास हैं उनका जो नेट टॉर्क है वो हमारे पास जीरो हो जाए। अगर आप मुझे कहते हो कि सर मैं अगर थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर देता हूँ, मान लो यहाँ पे ले जाता हूँ, तो देखिए यहाँ पर एक पार्टिकल है, बिल्कुल ठीक है, उतनी दूरी में यहाँ पे भी पार्टिकल होगा जो उसको बैलेंस कर लेगा। यहाँ पर एक पार्टिकल है, बिल्कुल ठीक, उतनी ही दूरी पे यहाँ पर भी एक पार्टिकल होगा जो इसको काउंटर क्लॉकवाइज करके इसको बैलेंस कर देगा। लेकिन अब अगर मैं पार्टिकल यहाँ पे लेता हूँ तो अगर उसकी दूरी मान लो ये है, तो उतनी ही दूरी पे यहाँ पर कोई भी पार्टिकल नहीं है, तो जिसकी वजह से क्लॉकवाइज मूवमेंट ज्यादा हो जाएगा एंड इट विल टिल्ट टुवर्ड्स क्लॉकवाइज। तो कहने का मतलब है कि एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर नेट टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। तो यही हमारी डेफिनेशन भी है। तो चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो कहते हैं द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज अ पॉइंट अबाउट विच द एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक मतलब होता है एडिशन, ऐड करना है हमें विद प्रॉपर साइन। ओके, so algebraic sum of movement of weights of all the particle constituting the body is zero। और ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो। The entire weight of the body can be considered to act at this point howsoever the body is placed। आई होप आपको पहले क्वेश्चन और उसका आंसर समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं, कैन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी इज सिचुएटेड आउटसाइड इट्स मटेरियल, गिव एन एग्जांपल। तो आंसर है यस। ठीक है, हमारे पास ऐसी बॉडी होती हैं जिनमें सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी होती है वो मटेरियल के बाहर होता है, और जो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है। सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग के केस में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है एग्जैक्टली उसके सेंटर पे पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे तो कोई मटेरियल होता नहीं है, तो ये इसका एग्जांपल हुआ। इसके अलावा अगर आप कहते हो होलो सफियर, ठीक है, सपोज कर लो ये होलो सफियर है, होलो सफियर, तो उस केस में भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल बीचों बीच पाया जाएगा और वहां पर कोई मटेरियल नहीं होता है। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन और ये है इसका आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि स्टेट फैक्टर ऑन विच द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी डिपेंड एंड एक्सप्लेन योर आंसर विद एन एग्जांपल। तो देखिए, जो फैक्टर है जिसके ऊपर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड करता है वो है द शेप ऑफ द बॉडी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास थ्रू आउट द बॉडी। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। देखिए, अगर मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे एक रॉड है, उस रॉड, क्योंकि अगर ये यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म होगा तो एग्जैक्टली सेंटर पे यहाँ पर कहीं जाकर इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैं इसको सी ऑफ जी करके लिख देता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी का ही शेप चेंज करके इसको एक रिंग की फॉर्म में ले आता हूं, ठीक है, मैंने उसको बेंड किया और रिंग की फॉर्म में ले आया, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी मटेरियल पर पहले इनिशियली था, लेकिन शेप चेंज करने से वो शिफ्ट होकर कहाँ आ जाएगा, वो बीचों बीच में आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपने देखा कि जैसे मैंने इसकी शेप को चेंज किया तो ऑटोमेटिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो पोजीशनिंग है वो भी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। तो एक बार मैं आपको प्रॉपर्ली दिखा भी देता हूं कि आपने इसको लिखना कैसे है। तो कहता है द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी ऑफ ए गिवन मास डिपेंड्स ऑन इट्स शेप और ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ अ पार्टिकल इन इट।
इट चेंजेस इफ द बॉडी इज डिफॉर्म्ड। तो ये है आपका एग्जांपल जिसमें आपके पास एक रोड था, रोड को आपने उसका जो शेप है वो चेंज करके एक रिंग बना दिया, तो ऑटोमेटिकली सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो पोजीशन है वो भी आपकी चेंज हो गई। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए रेक्टेंगुलर लेमिना एंड दूसरा है सिलेंडर। तो ये है इसका रिक्वायर्ड आंसर कि रेक्टेंगल केस में हम क्या करते हैं, डायगोनल्स प्लॉट करते हैं। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर वो जो डायगोनल्स एक दूसरे को कट करते हैं वहां पे उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। और अगर मैं सिलेंडर की बात करूं तो सिलेंडर केस में क्या होता है कि जो उसका एक्सिस होता है ना, जो बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर से होकर जाता है, उसके सेंटर पे इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। इज इट ओके? चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है एट विच पॉइंट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी सिचुएटेड इन अ ट्रायंगुलर लेमिना एंड नंबर 2 अ सर्कुलर लेमिना। तो जब हम ट्रायंगुलर लेमिना की बात करते हैं तो उसमें भी हम क्या करते हैं, उसके जो मीडियंस होते हैं हम उनको आपस में ज्वाइन करते हैं। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपके मीडियंस ज्वाइन हो जाते हैं वो पॉइंट होती है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और सर्कुलर लेमिना का तो मैं बता ही दिया कहां पे होता है, एग्जैक्टली एट इट्स सेंटर। आई होप आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वेयर इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए यूनिफॉर्म रिंग सिचुएटेड। तो देखिए मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक यूनिफॉर्म रिंग की जो होती है वो हमेशा होती है एट इट्स सेंटर। ठीक है, तो यहां पर होती है इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इज इट ओके? चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है अ स्क्वायर कार्डबोर्ड इज सस्पेंडेड बाय पासिंग अ पिन थ्रू अ नैरो होल एट इट्स वन कॉर्नर। सो ड्रॉ अ डायग्राम टू शो इट्स रेस्ट पोजीशन एंड इन द डायग्राम mark the point of suspension by the letter S and the center of gravity by the letter G। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो बात करते क्या है कि देखिए अगर आपके पास एक नॉर्मल स्क्वायर के बारे में बात करते तो मान लीजिए मेरे पास ये एक स्क्वायर है एंड इस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर मान लीजिए ये इसका आ गया पॉइंट, ठीक है, ये मेरा पॉइंट है जहां से इसको सस्पेंड करना है। सोच के देखो कि अगर मेरे पास कोई भी चीज है, जैसे ये अगर मैं इसको यहां से पकड़ूं तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से वो नीचे गिर जाएगा। तो एक्चुअली में इसकी शेप भी कुछ ऐसी होगी, ये आपका कुछ इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगा। देखिए ये आपका स्क्वायर है, लाइक ये है स्क्वायर ही है, बट इसको मैंने यहां से सस्पेंड किया हुआ है, तो ये मेरा सस्पेंशन पॉइंट हुआ। तो क्योंकि अगर मैं डायगोनल ड्रॉ करूँ तो डायगोनल ऐसे बनेगा, इसका डायगोनल ऐसे बनेगा, राइट। तो क्योंकि यहाँ पर आपका पॉइंट मीट कर रहा है तो ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जिसको हमने जी से रिप्रेजेंट करना है। तो ये आपका सस्पेंडेड पॉइंट हुआ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी यहाँ पर होगी। ठीक है, तो ये था इसका रिक्वायर्ड आंसर। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहता है कि एक्सप्लेन हाउ यू विल डिटरमिन एक्सपेरिमेंटली द पोजीशन ऑफ सेंटर ग्रेविटी फॉर ए ट्रायंगुलर लेमिना और ए ट्रायंगुलर पीस ऑफ ए कार्डबोर्ड। तो इसको ना एक्सपेरिमेंटली आपको करके दिखाता हूँ कि हम कैसे किसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए मेरे पास क्या है, कार्डबोर्ड है, इसको ट्रायंगुलर शेप में मैंने काटा हुआ है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक पिन लिया और उसके जो 3 कॉर्नर्स है ना उस पे मैंने एक होल बना दिए। देखिए जैसे इस पॉइंट पे होल बना दिया, फिर मैंने इस पॉइंट पे लेकर इसका एक होल बना दिया, सिमिलरली इस पॉइंट पे लेके एक होल बना दिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया मैंने एक इरेजर लिया और इरेजर के साथ जो है मैंने एक थ्रेड ले लिया, जैसे कि ये थ्रेड है मेरे पास, ठीक है, ताकि जो वेट है वो इसमें ऐड हो जाए। तो मैंने अब क्या किया, इन तीनों को ना एक दूसरे के साथ मैंने इसको सस्पेंड कर दिया जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है। तो शायद आप देख सकते हो कि ये जो लाइन है, बेसिकली ये जो लाइन यहाँ पे दिख रही है आपको, इसको प्लम लाइन कहते हैं। तो इसमें ये जो लाइन है वो देखो यहाँ से होके जा रही है, देख रहे हो, ये जो लाइन है वो यहाँ से होके जा रही है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, इसकी पोजीशन चेंज कर दी और मैंने अब इसको यहाँ से हैंग करना है, और साथ ही साथ मैंने क्या किया, इसके यहाँ पे वेट लगा दिया। तो अब देखिए, देख रहे हो, अब ये जो लाइन है वो आपकी ऐसे जा रही है। ठीक है जी, अब फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, थर्ड स्टेप में, तो मैंने उसको थर्ड स्टेप में मैंने उसको यहाँ पे ऐसे सस्पेंड कर दिया। तो जैसे मैंने उसको सस्पेंड किया, नाउ यू कैन सी वो ऐसे होके जा रही है। तो अगर मैं इन तीनों लाइंस को ड्रॉ कर लूं तो वो जिस पॉइंट से होके जाएगा वो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। ठीक है, आई होप इस एक्सपेरिमेंट से आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी चीज का एक्चुअली में सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अगर लिखने पे आ जाए, पहली बात तो ऐसा क्वेश्चन आपको लिखने को नहीं आएगा, लेकिन अगर आ जाए तो आप लिख सकते हो, वी आर गोइंग टू सस्पेंड दैट बॉडी एट 3 डिफरेंट पॉइंट्स and then with the help of the plumb line we are going to find the point of intersection of all these 3 plumb line, and that point of intersection will be considered as a center of gravity। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उसका आंसर समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेसिकली ट्रू एंड फॉल्स। तो इसमें कहता है कि वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। नंबर 1, द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड
इवन व्हेन द बॉडी इज डिफॉर्म, देखिए ये बिल्कुल फॉल्स है आपका। अगर मैं किसी भी बॉडी के शेप को अगर मैं चेंज करता हूं, डिफॉर्म्ड मतलब होता है उसकी शेप को चेंज करना बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन इट, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो भी आपकी चेंज हो जाती है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो आपका फॉल्स है। दूसरा, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए फ्रीली सस्पेंडेड बॉडी ऑलवेज लाइज वर्टिकली बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। हाँ, ये आपका ट्रू है, ये आपका ट्रू है। पता क्या है, जैसे मैं, अगर आपको याद होगा मैंने पिछले एग्जांपल में आपको क्या बताया था कि देखिए मेरे पास स्क्वायर था ना, जब उसको फ्रीली सस्पेंड किया था मैंने, तो ये सस्पेंशन पॉइंट था। एग्जैक्टली exactly इसके नीचे ही आपकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी वो आपकी लाई कर रही थी, तो ये सस्पेंशन पॉइंट था, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट था। तो यस, एग्जैक्टली उसके नीचे ही लाई करता है। तो ये जो है, ये आपका जो आंसर है ये आपका ट्रू होगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ यूनिफॉर्म फ्लैट सर्कुलर रिम इज बैलेंस्ड ऑन अ शार्प वर्टिकल नेल बाय supporting it at a point A as shown in the mark. So mark the position of center of gravity of the rim in the diagram by the letter G. तो देखिए बहुत सिंपल है, अभी मैंने अभी के अभी आपको बताया था कि सस्पेंशन पॉइंट के जस्ट नीचे आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, और वैसे भी क्या है, ये एक रिंग है। तो अगर मैं दो डायमीटर्स भी अगर इसके बनाता हूँ तो ये डायमीटर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। तो ये वो इंटरसेक्शन पॉइंट है, और यहाँ पे आप लिखेंगे अपना जी। तो इस क्वेश्चन का ये है आंसर। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहता है, द फिगर शोज थ्री पीसेस ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस कट इनटू थ्री डिफरेंट शेप्स। ऑन ईच डायग्राम ड्रॉ टू लाइंस टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी। तो देखिए बहुत सिंपल है, अभी हमने किया था। तो अगर मैं स्क्वायर की बात करता हूँ, देखिए एग्जैक्टली उसके जो डायगोनल से जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। तो जहां तक मैं ट्रायंगल लेमिना के बारे में बात करता हूं, तो जहां पर इनके जो मीडियंस है वो इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट पे होगी इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो जहां तक मैं बात करता हूं किसी रिंग की, तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके एग्जैक्टली सेंटर पे लाई करेगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उनके आंसर समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जो एक्सरसाइज 1B है उसके क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उनके आंसर समझ में आ गए होंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।